मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास साइंस में लेसन नंबर 3 जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 3 साइंस में 8th क्लास में शुरू करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है धातु और अधातु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेसन के अंदर जो स्टडी आप करेंगे उसकी लिस्ट मैं पहले ही आपको समझा दूं। परिचय, धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के वायु के साथ क्रिया अर्थात धातुओं के रासायनिक गुण, ये सब धातुओं के रासायनिक गुण हैं। उसके बाद इसी आ जाएंगे अधातुएं, धातुओं की उपस्थिति, धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण, जल के साथ क्रिया, संक्षारण, सामान्य धातुओं के उपयोग, सामान्य मिश्र धातुएं, उपस्थिति के स्थान, ये कहाँ पाई जाती हैं, अधातु कहाँ पाई जाती हैं, धातुओं की क्रियाशीलता, ये सब इनके भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। धातुओं को और अधातुओं के रासायनिक गुण हमें समझना है बच्चों। सबसे पहले धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, इनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, पृथ्वी पर ये किस स्थान पर पाई जाती हैं, इनके अंदर कौन कौन से विशेष गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं इंट्रोडक्शन में बच्चों आप देखते हैं हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के सैकड़ों प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। सैकड़ों प्रकार के पदार्थ हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं, वो पाए जाते हैं, जिनके कुछ निश्चित गुण धर्म होते हैं। हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं, कुछ उनमें समानताएं होती हैं, कुछ असमानताएं होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ डिससिमिलरिटीज़ होती हैं। उसी के साथ साथ इन समानताओं और असमानताओं के आधार पर इन सभी पदार्थों को जो भी हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं या जिनको भी हम देखते हैं, जिनका भी हम स्टडी करते हैं, उन सभी पदार्थों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया, जिसको हम धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के नाम से उन वर्गों को जानते हैं। धातुओं में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, इसी प्रकार अधातुओं में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं और इन्हीं उपस्थित लक्षणों के आधार पर धातु और अधातु पदार्थों को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जिसमें कुछ पदार्थों को धातु की श्रेणी में रख दिया गया है, कुछ पदार्थों को अधातु की श्रेणी में रख दिया गया है। अब धातुएं कहाँ पर होती हैं, धातु की उपस्थिति कहाँ पर है, ये अब हमें समझना होगा। या धातुएं किसे कहते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं। तो बच्चों, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो अक्रियाशील होती हैं, किसी प्रकार कहीं भी ये क्रिया नहीं कर पाती हैं, किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती हैं, दूसरे तत्वों के संयोजन नहीं कर पाते हैं, इनको हम मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। सोना है, प्लेटिनम है, चांदी है, अर्थात इनको हम अक्रिय धातु भी कहते हैं, या दूसरा नाम है इनका निष्क्रिय गैसें। निष्क्रिय गैसें भी होती हैं, ये किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती हैं, अर्थात दूसरे तत्वों के साथ ये संयोजन नहीं कर पाती हैं, जिसमें सोना है, चांदी है, प्लेटिनम, तांबा है। तो इस प्रकार की धातुओं को हम अक्रिय धातुएं कहते हैं। दूसरी तरफ कुछ धातुएं क्रियात्मक होती हैं, जो किसी भी तत्व से संयोजित होकर किसी तीसरे पदार्थ का निर्माण कर देती हैं, धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, उनको हम अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे को लिगोनाइट, हेमेटाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। ये इसके स्रोत हैं कि कहाँ पर लोहा पाया जाता है। तो लिमोनाइट और हेमेटाइट नामक अयस्क ज़मीन से खोदे जाते हैं और इन्हीं से प्योरीफाई करके, इनको ही शुद्धिकरण करके लोहा प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही सीसा मिलता है, गैलीना नामक अयस्क से प्राप्त होता है। भूमि से विभिन्न प्रकार के अयस्क हमें प्राप्त होते हैं, भूमि के गर्भ में सब कुछ ये दबा हुआ है, खनन के द्वारा इनको बाहर निकाला जाता है अयस्क के रूप में, और इन अयस्कों से शुद्धि करके या प्यूरिफाई करके विभिन्न प्रकार की धातुएं तैयार की जाती हैं। ये ज़मीन के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात उपस्थिति के स्थान। ये अयस्क जो हैं किस तरीके के पाए जाते हैं, जैसे हम लोहा, चांदी, सोना, ऐसे धातुओं को हम अपने चारों तरफ देखते हैं। तो बच्चों, एक बात आप समझ लीजिए
कि ये इसी अवस्था में हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। ज़मीन के नीचे इनके अयस्क पाए जाते हैं और इन अयस्कों से प्यूरिफाई करके विभिन्न प्रकार की धातुओं को तैयार किया जाता है। उपस्थिति के स्थान, उपस्थिति इनकी कहाँ कहाँ पर होती है? ये सभी धातुएं मुख्य रूप से भूपटल पर पाई जाती हैं, जहाँ दिए गए चार्ट में हम देख सकते हैं। चार्ट इसका बराबर में अभी आपको दिखाया जाएगा। जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है और ये मैग्नीशियम तक भूपटल में पाए जाने वाले, अर्थात जो ज़मीन के नीचे धातुएं पाई जाती हैं वे एल्युमिनियम से लेकर के मैग्नीशियम तक हैं। अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। अयस्क के रूप से इनको प्योरीफाई किया जाता है, इनको फिर शुद्ध किया जाता है। ये तो भूपटल पर पाई जाने वाली हैं। अब कुछ महासागर में मिलती हैं। बच्चों, महासागर के अंदर जो समुद्री जल होता है, इसमें अपरदन के कारण कुछ धातुएं जल द्वारा तथा पृथ्वी की सतह पर से निक्षालन के द्वारा अनेक घुले हुए लवण मिल जाते हैं। महासागरों में वैसे ही ये धात्विक लवणों के विलयन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम आदि इन महासागरों में सोने और मैग्नीज जैसी धातुएं भी उनके तल की तलछट में पाई जाती हैं, अर्थात तली में पाई जाती हैं। बच्चों, इस प्रकार की जो हमारी धातुएं हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ये सब महासागर से प्राप्त होने वाली हैं। मैग्नीशियम तथा सोडियम जैसी धातुएं भी मनुष्य समुद्री जल से ही प्राप्त करता है। मनुष्य को भविष्य में महासागरों में सोना और यूरेनियम जैसी धातुओं को प्राप्त करने की बहुत उम्मीद है। ये तो भविष्य की बातें हैं कि समुद्र से और हमें क्या क्या मिलता है, किंतु अभी हमें इस बात को समझना है कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जैसी धातुएं महासागर से ही प्राप्त होती हैं। अधातुओं की उपस्थिति, अधातुएं कहाँ? ये तो अभी हमने चर्चा की है कि धातुएं दो स्थानों पर पाई जाती हैं, भूपटल पर पाई जाने वाली और महासागर के अंदर पाई जाने वाली। अब है अधातुओं की स्थिति। अधातुएं भूपटल और वायुमंडल दोनों में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन जैसे अधातुएं महासागरों में भी पाई जाती हैं। अधातु भी कुछ भूपटल पर पाई जाती हैं, कुछ वायुमंडल के अंदर पाई जाती हैं, कुछ जो हैं धातुओं की तरह ये महासागर में भी पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैलाइट के विशाल निक्षेप उपयोगी रूप में पाए जा सकते हैं, लेकिन एस्बेस्टस को अन्य खनिजों जैसे स्पटाइन से पृथक किया जाता है। इस तरह से ये भी भूपटल और महासागरों में या वायुमंडल में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनको हम अधातु कहते हैं। धातुओं के जो सामान्य भौतिक गुण हैं कि इनके भौतिक गुण क्या हैं, जिसके आधार पर मैंने आपको शुरू में ही वीडियो में बताया था कि इन धातुओं के अंदर कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात कुछ लक्षणों की समानताएं पाई जाती हैं, जिस आधार पर धातुओं को, और कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। जो समानताएं पाई जाती हैं उनको धातुओं की श्रेणी में रखा गया है, जो असमानताएं होती हैं उनको अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। तो अब ये धातु जितनी भी हैं उनके भौतिक गुण क्या हैं, जिसके आधार पर हम धातु कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं। धातुओं का रंग सामान्यतः रजत अथवा धूसर जैसा होता है, किसको छोड़ते हुए? सोना और तांबे को छोड़ते हुए। नंबर 2, धातुएं कमरे में ताप पर ठोस होती हैं, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में अपने आकार को बनाए रखती हैं। जैसे गैलीनियम है, पारा है, सीजियम है, ये सब ऐसे ठोस होती हैं और अपने आकार को बनाए रखती हैं। धातुएं चमकदार होती हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट गुण है, धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं और इनकी ऊपरी जो सतह है वो चमकती है, क्योंकि इनके अंदर धात्विक चमक होती है। चमकदार रूप के कारण ये जेवर और सजावटी सामान बनाने में भी अधिक उपयोगी हैं। आप जानते हैं सोना, चांदी इत्यादि जो भी धातुएं उनके ऑर्नामेंटल अर्थात सजावट के लिए सामान बनाए जाते हैं और जेवर इत्यादि में भी उनको उपयोग किया जाता है। आप सब इन बातों को जानते हैं कि सोने और चांदी के जेवर बनाए जाते हैं, और जेवर बनाने का मुख्य कारण क्योंकि इनमें अत्यधिक चमक होती है। नेक्स्ट नंबर, इनका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम का गलनांक निम्न होता है। अधिकतर धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए इनको धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। घनत्व उच्च होता है,
सोडियम और पोटेशियम जल में हल्के होते हैं। धातुएं ध्वनिज होती हैं, टकराने पर मधुर ध्वनि भी उत्पन्न करती हैं। ये सभी के इनके एक विशेष गुण हैं और इन गुणों में समानता भी पाई जाती है। इसीलिए वाद्य यंत्र बनाने में, बर्तन इत्यादि बनाने में इन्हीं धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ धातुओं का तनन सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। सामर्थ्य का मापन धातु के कुछ डिग्री तक बिना टूटे मुड़ जाने से किया जाता है। जैसे टंगस्टन है कि सामर्थ्य बहुत अधिक होती है। टंगस्टन से ही ये जो हमारा लाइट है, बल्ब जो है, उसमें जो फ्यूज जलता है या तार जो जलता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है बच्चों। इसलिए क्योंकि इसकी क्षमता बहुत अधिक है, सामर्थ्य बहुत अधिक है, इसलिए इस धातु का प्रयोग किया जाता है। धातुएं डुकेटाइल होती हैं। धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है, कॉपर का बनाया जाता है, सोने चांदी का बनाया जा सकता है। तो इन सब धातुएं क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती हैं, डुकेलाइट होती हैं, तो इनसे तार बनाने का काम भी किया जाता है। कुछ धातुएं बहुत मजबूत होती हैं और मजबूती के कारण ही लोहे का उपयोग रेलवे लाइन इत्यादि, कुछ धातुएं जो हैं बच्चों बहुत मजबूत होती हैं, इस कारण ही इनका उपयोग रेलवे लाइन बनाने में, पुल के गार्डर बनाने में, मशीनों और इमारतों को बनाने में भी हम लोहे का प्रयोग करते हैं। विद्युत की सुचालक होती हैं बच्चों, ये विद्युत की सुचालक होती हैं और इससे जो हैं, इसलिए इलेक्ट्रीफाइंग करने में, विद्युत उपकरण बनाने में कॉपर का हम प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विद्युत की सुचालक होती हैं। और जितने भी हमारे बिजली के उपकरण होते हैं सभी में कॉपर का प्रयोग, कॉपर वायर किया जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो या कहीं भी हो, हर जगह जो कॉपर वायर का और एल्युमिनियम वायर का प्रयोग किया जाता है। धातु काटना नेक्स्ट नंबर है बच्चों। धातुओं काटना बहुत मुश्किल होता है। धातुएं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, पहने चाकू से काटा जा सकता है, अर्थात काटा तो जा सकता है किंतु बहुत मुश्किल है, इसलिए क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं, इनको काटना बहुत मुश्किल है। आघात वर्धनीयता होती है धातुओं में। धातुओं को पीट कर उनकी पतली चादर बनाई जा सकती है। आप जानते हैं सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुएं हैं और ये इनसे पतली चादर किसी और धातु की नहीं बनाई जा सकती। एल्युमिनियम की पतली चादर का उपयोग दुनिया भर में औषधियाँ, चॉकलेट और सिगरेट आदि को सुरक्षित रूप से लपेटने के लिए और दूध की बोतलों को सील करने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम का हम उपयोग करते हैं, तो ये क्योंकि आघात वर्धनीयता है, पतली से पतली चादर और पतले से पतला तार भी इन धातुओं का बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर है बच्चों, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसमें खाना पकाने के बर्तन, बॉयलर इत्यादि सब लोहे और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, तांबे और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा या विद्युत का इसमें आसानी से प्रवाह हो जाता है, इसलिए सभी घर के बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तन एल्युमिनियम और कॉपर के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर, धातुओं के रासायनिक भौतिक गुण। बच्चों आज इस वीडियो में जो मैंने लेसन नंबर 3 8th क्लास में दिया है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, धातुओं के सामान्य भौतिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में अब आपका कल भेजा जाएगा धातुओं के सामान्य रासायनिक गुण, ये कल आपको पढ़ाया जाएगा। अभी तक आप इसको ही ध्यान से पढ़ें। फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर किसी बच्चे ने बुक्स नहीं ली हैं वो बुक्स लें, जिससे आप इन छुट्टियों का, जो छुट्टी अब चल रही हैं, इन छुट्टियों में पढ़ाई आपकी बाधित ना हो, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आपके सामने ना आए, तो सभी बच्चे अपनी जो हैं बुक्स ले लें और बुक्स के द्वारा ही आप अच्छी पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। इस लेसन को कंप्लीट करें, क्योंकि मैं आपके व्यू भी देखता हूँ, बहुत कम बच्चे वीडियो देखते हैं। अच्छा तब लगता है जब आप वीडियो को देखते रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे चलाते रहें। थैंक यू।